गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना पार्ट 2 कर रहे हैं इसका चैप्टर का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पहले ही देख चुके हैं। हम लास्ट हमने जो टॉपिक किया था वो हमने किया था राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल में हमने देखा था कि जो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन होती हैं वो कौन सी होती हैं और जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन है वो कौन सी होती है। तो जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा ऊपर की ओर अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और इस प्रकार से हम अपने राइट हैंड में चालक को पकड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं कि जिस दिशा में हमारी उंगलियां घूमती हैं उस वही दिशा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ये है जो कंडक्टर आपका सीधा है। अब हम बात करते हैं विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो रही है किसी वृत्ताकार पास से। वृत्ताकार पास का मतलब है कोई लूप। ठीक है, मान लो हम इस प्रकार की किसी लूप की बात करते हैं, तो इस लूप की जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस प्रकार से होगा इस बारे में हम देखेंगे। तो अगर इसका फर्स्ट पॉइंट हम देखें तो चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। मतलब कोई भी बिंदु आप इसमें कंसिडर कर लो। मान लो हम इस बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस बिंदु के चारों ओर आपकी क्या होंगी, इस बिंदु के इस प्रकार से चारों ओर आपकी लाइनें होंगी, चुंबकीय क्षेत्र की लाइनें होंगी। ठीक है, और इन चीज़ों की खास बात होती है जैसे जैसे आप दूर जाते रहोगे वैसे वैसे इन लाइनों के बीच की जो दूरी है वो क्या होती रहेगी, इन लाइनों के बीच की दूरी बढ़ती रहेगी। ठीक है, मान लो हम ये कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु पर, मान लो इस बिंदु पर जो आपकी लाइनें हैं वो कुछ इस प्रकार से होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक बिंदु पे जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वो समकेंद्री होगी। समकेंद्री का मतलब है जिनका केंद्र समान है। जैसे ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, अगर हम ये वाला सर्कल देखें तो इसका भी केंद्र यही है, सेकंड वाले का भी केंद्र यही है, थर्ड का भी केंद्र यही है, इसका भी केंद्र यही है, तो सबका केंद्र ये है। तो प्रत्येक बिंदु पर संकेंद्री वृत्तों द्वारा जो है दर्शाया जा सकता है किसको, चुंबकीय क्षेत्र को। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, दूसरे पॉइंट में यही बात लिखी हुई है कि जैसे जैसे हम तार से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम जो है चालक से दूर जाते हैं, तो जो वृत्त है वो निरंतर बड़े होते जाते हैं। ठीक है, उनका साइज बढ़ता जाता है और थोड़े दूर होते जाते हैं। दो वृत्तों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, अगर हम इसके थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट पे लिखा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो पास के केंद्र पर, ठीक है, पास का केंद्र मतलब जो आपकी पास क्या होता है, पास होता है लूप। ठीक है, लूप का क्या मतलब है, ये क्या है, एक लूप है। ठीक है, वृत्ताकार लूप। तो जो पास के केंद्र पर जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होंगी वो सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो पास के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो एक समान होती है। ठीक है, सॉरी, पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा वो क्या होती है, एक समान होती है। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वृत्ताकार पास का, ये किन किन चीज़ों पे जो है डिपेंड होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है किसका, चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र को B से हम रिप्रेजेंट करें तो ये समानुपाती होता है किसके, I के। ठीक है, और अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र की दूरी के साथ, तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये इसके
व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, 1 बटा चालक से दूरी होता है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी व्युत्क्रमानुपाती 1 बाय कितना, दूरी को हम मान लो रेडियस मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड है चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा आपके सर्कल्स होंगे, लूप होंगे इसके वायर के, जितने ज़्यादा फेरे होंगे, लूप होंगे, उतनी ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। ठीक है, तो बी को हम ये भी बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है, नंबर ऑफ लूप। जितने ज़्यादा फेरे होंगे, जितने ज़्यादा गोल फेरे होंगे वायर के, उतने ही क्या होगा, आपका चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये 3 चीज़ों पे खासकर जो है डिपेंड करती है आपकी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र। तो हम इसको अगर फार्मूले को पूरा लिखें तो ये हो जाएगा B = म्यू I/2πr। ठीक है, IR आपको पता ही है, और ये एक प्रकार से जो है कांस्टेंट वैल्यू है ये। ठीक है, इसको स्थिरांक बोल सकते हो, ये पूरी एक स्थिरांक वैल्यू है, कांस्टेंट है, ये चीज़ें बदलती नहीं है। गुना में आप इसके n भी कर सकते हो। n किस लिए, n नंबर ऑफ लूप्स, मतलब जितने ज़्यादा वायर के लूप होंगे, फेरे होंगे, उतनी ज़्यादा क्या होगी, आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी, आपका चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। फोर्थ पॉइंट इसका समझें तो चुंबकीय क्षेत्र जो है संयोजित है। संयोजित का मतलब क्या है, संयोजित का मतलब है कि अगर हम बात करें, अगर हम मान लो इस प्रकार से एक वायर ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक वायर ले ली हमने, और जाहिर सी बात है इस वायर के हर एक पॉइंट पे अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के साथ ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट पे अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र किसी दूसरे उसके ऊपर बल लगा रहा है तो वो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कहने की बात होती है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, संयोजित होता है, संयोजित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाता है, संयोजित हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रीनालिका। प्रीनालिका क्या होती है, प्रीनालिका किस चीज़ को बोलते हैं, प्रीनालिका होती है, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार। ये क्या है, ये जो आप वायर देख रहे हो ये किसकी है, तांबे की बनी हुई वायर है, और पास पास बिल्कुल नज़दीक नज़दीक से ये एक दूसरे के साथ क्या है, लिपटी हुई हैं। इस प्रकार से ये, इस प्रकार से इसकी आकृति बनी हुई है। तो पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन की आकृति, बेलन की आकृति होगी ना। ठीक है, सिलेंडर जो होता है उस प्रकार की जो आकृति होगी है, बेलन की आकृति के अनेक फेरों वाली कुंडली को प्रीनालिका बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो इसको सोलेनोइड बोलते हैं। सोलेनोइड क्या होता है, एक वायर को जब आप बहुत बहुत ज़्यादा लपेट देते हो, उसकी बहुत ज़्यादा उसके फेरे लगा देते हो, लूप बना देते हो, तो उस कुंडली को क्या बोलते हैं, प्रीनालिका बोलते हैं। ठीक है, अब इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है जो नरम लोहे को चुंबक में बनाने के लिए। ठीक है, किस चीज़ में, नरम लोहे को चुंबक। कैसे, अगर एक नरम लोहा ले लो आप और उसके चारों ओर इस प्रकार से वायर लपेट दो, और उसके अंदर से अगर आप करंट फ्लो करा दोगे वायर के अंदर से, तो वो जो नरम लोहा है वो चुंबक के अंदर बदल जाता है। ठीक है, तो प्रीनालिका का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कि चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को चुंबक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो प्रीनालिका की आपको जो है परिभाषा भी याद होनी चाहिए, और प्रीनालिका का प्रयोग, उपयोग किस लिए किया जाता है वो भी आपको बताना चाहिए। अगर हम प्रीनालिका के चुंबकीय क्षेत्र की बात करें कि प्रीनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस प्रकार से होता है, तो जिस प्रकार से एक छड़नुमा चुंबक का जो क्षेत्र होता है, उसी प्रकार से प्रीनालिका का भी एक क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि अगर एक इस प्रकार से छड़नुमा कोई मैग्नेट है, ठीक है, मान लो इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो इसमें जो
हम देखते थे कि क्या होती थी, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी, ठीक है, तो वो कैसी होती थी, वो होती थी अंदर तो क्या होती थी, एक दूसरे के समानांतर होती थी, ठीक है, एक दूसरे के क्या होती थी, समानांतर। और बाहर जब हम देखते थे ये नॉर्थ से निकलती थी, साउथ में आके समाहित हो जाती थी, नॉर्थ से निकलती थी, साउथ में आके समाहित हो जाती, इस प्रकार ये इनकी डायरेक्शन होती थी। और अंदर जो इनकी डायरेक्शन होती थी वो क्या होती थी, साउथ से नॉर्थ, और बाहर जो डायरेक्शन होती थी मैग्नेट के वो नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी जो क्या होती थी, डायरेक्शन होती थी, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की, ठीक है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में अगर हम बात करें तो परिनालिका के बाहर तो ये उत्तर से दक्षिण होता है, ठीक है, और परिनालिका के अंदर ये दक्षिण से उत्तर होता है, वही सेम बात जो मैं अभी हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद अगर हम बात करें विद्युत चुंबक के बारे में कि विद्युत चुंबक क्या होता है, इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है कि जैसे अभी हमने देखा था कि जो सोलेनॉइड है, ठीक है, जो परिनालिका है, परिनालिका जो वायर की इस प्रकार से लूप बना रखी है, इस वायर की इस प्रकार से लूप के अंदर हम सॉफ्ट आयरन डाल देते हैं, आयरन, लोहा, और जब इस वायर से करंट को प्रवाहित करवाया जाता है तो क्या होता है कि ये जो सॉफ्ट लोहा है, नरम लोहा है, ये मैग्नेट में बदल जाता है, चुंबक में बदल जाता है, और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है कि परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है, इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब किसी सोलेनॉइड या परिनालिका के अंदर किसी आयरन को रखकर उसको मैग्नेट में बदल दिया जाता है, उसको विद्युत चुंबक कहते हैं। अब विद्युत चुंबक के गुण क्या क्या है, मतलब क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या क्या इसके गुण हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये अस्थायी चुंबक होता है, ठीक है। अस्थायी का मतलब है जब तक वायर के अंदर से करंट फ्लो करेगा तब तक ही वो लोहा चुंबक में बना रहेगा, और जैसे ही आप करंट को हटा देते हो उसका जो चुंबक तव है, जो उसका मैग्नेटिक पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इसकी शक्ति बदली जा सकती है, कैसे बदली जा सकती है, करंट ज़्यादा दोगे तो मैग्नेट ज़्यादा पावरफुल होगा, अगर करंट कम दोगे तो मैग्नेट कम पावरफुल होगा, ठीक है। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है इसकी ध्रुवीयता बदली जा सकती है, ध्रुवीयता मतलब इसके जो ध्रुव हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, इनको बदला जा सकता है। कैसे बदला जा सकता है, अगर आप विद्युत की धारा की जो दिशा है उसको बदल दोगे, अगर करंट की दिशा को बदल दोगे तो इसके ध्रुव भी बदल जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट कि ये प्राय अधिक शक्तिशाली होता है, जो बाकी के जो आपके चुंबक होते हैं, करंट वाला विद्युत चुंबक, उनसे क्या होता है, अधिक शक्तिशाली होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम इसकी जो चुंबकीय शक्ति है उसको अपने अनुसार बदल सकते हैं, ज़्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो जाहिर सी बात है इसकी जो शक्ति है वो अधिक हो जाएगी। अगर हम बात करें स्थायी चुंबक के गुण की, जैसे वो तो अस्थायी चुंबक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हमने देखा विद्युत चुंबक, तो ये स्थायी चुंबक के क्या क्या गुण है। पहली बात तो ये कि इसकी जो चुंबकत्व है, जो इसकी पावर है मैग्नेटिक पावर, उसको आसानी से क्या किया जा ख़त्म किया जा सकता है। कैसे, अगर आप चुंबक को गर्म कर देते हो, हीट कर देते हो, या उसको ऊपर से नीचे बार बार पटक देते हो, या उसे किसी चीज़ से पीटना स्टार्ट कर देते हो, तो जो चुंबक है उसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी शक्ति निश्चित होती है, ठीक है, जितनी उसकी है शक्ति उतनी ही रहेगी, उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। कम ज़्यादा हम कर सकते हैं विद्युत चुंबक की, अगर ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो ज़्यादा उसका चुंबक तव हो जाएगा, कम कराएंगे तो उसकी जो मैग्नेटिक पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी तो स्थायी वाले चुंबक की तो क्या है, शक्ति क्या रहती है, निश्चित रहती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इसकी जो ध्रुवीयता है ये भी नहीं बदली जा सकती, जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ ही रहेगा, जो साउथ पोल है वो साउथ, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव चुंबक का बदला नहीं जा सकता, उसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी,
स्थायी चुंबक की, तो स्थायी चुंबक जो है कमज़ोर होते हैं किसकी तुलना में, विद्युत चुंबक की तुलना में क्या होते हैं, ये कमज़ोर होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा चालक पर बल। ठीक है, क्या मतलब है इसका, मान लो किसी भी चालक को जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसको अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो उसके ऊपर एक प्रकार का बल लगता है। ठीक है, मान लो कोई भी हम देखते हैं कि मान लो ये कोई लूप है, कोई वायर है, इस वायर के अंदर इस दिशा में करंट जो है फ्लो हो रहा है, और इधर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। अब जाहिर सी बात है, इस मैग्नेट की अपनी कुछ, इसका मैग्नेट का अपना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या होगा, कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, तो इस मैग्नेट का कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उस चुंबकीय क्षेत्र में हमने कोई विद्युत धारा से प्रवाहित हो रही चालक को इसके अंदर रख दिया, तो जाहिर सी बात है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चालक के ऊपर बल लगेगा। क्या लगेगा, बल लगेगा। अब इस बारे में बताया किसने, सबसे पहले इस बारे में बताया आंद्रे मैरी एम्पियर ने। किसने बताया, आंद्रे मैरी एम्पियर। ठीक है, करंट का आप अगर देखते हो जो एसआई मात्रक होता है वो इसी के नाम पे है। ठीक है, विद्युत का जो एसआई मात्रक होता है एम्पियर, वो इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे है जिसका नाम है आंद्रे मैरी एम्पियर। तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करती है। ठीक है, ध्यान से समझने ये बात कि चुंबक का भी अपना एक जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी भी विद्युत धारावाही चालक में, विद्युत धारावाही मतलब विद्युत जिस चालक में प्रवाहित हो रहा है उस चालक के ऊपर एक समान बल लगाते हैं, और वो बल होता है वो विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, और परिमाण में, वैल्यू में वो सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट है कि चालक में विस्थापन। अब जाहिर सी बात है इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसके ऊपर कुछ बल लग रहा है, तो बल लगने से कुछ ना कुछ विस्थापन होगा। ठीक है, अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ विस्थापन होगा, वो अपनी जगह से हिलेगी। तो चालक में जो विस्थापन है उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। जब विद्युत धारा की जो डायरेक्शन है और चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन है, जब वो एक दूसरे के लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तब जो है विस्थापन सबसे अधिक होता है, बल सबसे अधिक लगता है। ठीक है, और ये पॉइंट है कि विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। अगर आप विद्युत धारा की डायरेक्शन बदल दोगे तो आपका बल की दिशा भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला। ठीक है, अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे तो जो आपकी ये हैं रेखाएं हैं, मैंने मैग्नेट इस प्रकार से रखा है। ठीक है, इस प्रकार से, और जबकि करंट है वो इस प्रकार से है, तो ये एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर है। और जब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो जो बल है वो सबसे अधिक लगता है, सबसे मैक्सिमम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताता है अगर हम अपने हाथ को इस प्रकार से अगर हम फैला ले, जिसमें अंगूठा ऊपर की ओर, उंगली सीधी, और उसके बाद जो मिडल फिंगर है जिसको मध्यमा बोलते हैं, इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, अगर इन तीनों को इस प्रकार से लंबवत रख लिया जाए, परपेंडिकुलर रख लिया जाए, तो जो अंगूठा है हमारा
वो बल की दिशा दिखाएगा। जो उंगली है, जो तर्जनी उंगली जिसको बोलते हैं, अंगूठे के साथ वाली जो उंगली है, वो जो है आपकी डायरेक्शन बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की। और जो आपकी मिडल फिंगर है जिसको आप मध्यमा बोलते हो, वो आपका करंट की दिशा, विद्युत की दिशा बताएगी। ठीक है, तो ये है आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अगर इसको ध्यान से अगर हम पढ़ेंगे तो हाथ की तर्जनी उंगली होती है आपकी अंगूठे के साथ वाली जो उंगली होती है। मध्यमा जो मिडल फिंगर आपकी होती है। अंगूठे को इस प्रकार से फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, कि तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, तर्जनी मतलब ये वाली अंगूठे के साथ वाली जो उंगली हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा चालक में प्रवाहित दिशा की ओर। मध्यमा मतलब ये मिडल फिंगर आपकी क्या चीज़ दर्शाएगी, ये दर्शाएगी धारा की दिशा, प्रवाहित धारा की दिशा। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा या बल की दिशा की ओर संकेत करता है। तो अंगूठा हमारा बताएगा कि बल किस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता हो, करंट की अगर डायरेक्शन आपको पता हो तो आप बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि बल किस दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड रूल के बाद अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, कई बार पेपर में क्या होता है, एमआरआई की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, तो एमआरआई की डेफिनेशन जो होती है वो होती है, ये स्पेलिंग सही कर लो, मैग्नेटिक, MAG, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, और ये तकनीक होती क्या है इसके बारे में हम लास्ट में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए पढ़ते हैं विद्युत मोटर, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट 2 टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक मोटर है, मतलब विद्युत मोटर है, और एक आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर आएगा। ठीक है, दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो बड़ा प्रश्न आएगा, तो इसको बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना है। तो जो विद्युत मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वो क्या होती है, वो एक प्रकार से घूर्णन युक्ति होती है। मतलब एक ऐसा यंत्र है जो घूमता है। मोटर देखिए ना, घूम रही होती है, जो जिसका कार्य क्या होता है, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। ठीक है, आप मतलब उसको विद्युत ऊर्जा दोगे और वो उसको यांत्रिक ऊर्जा में जो है प्रोवाइड कर देगी, आपको बदल देगी। ठीक है, विद्युत मोटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे आपने देखा पंखा, विद्युत फैन जो होते हैं, इलेक्ट्रिक फैन आप जैसे ही बिजली ऑन करते हो, बटन ऑन करते हो, उसको बिजली मिलती है या करंट मिलता है, वैसे ही पंखा घूमना स्टार्ट हो जाता है। मतलब विद्युत ऊर्जा किस में बदल गई, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, ऐसे ही रेफ्रिजरेटरों में, वॉशिंग मशीन में, विद्युत मिश्रकों में, MP3 प्लेयर्स में, इन सब में बहुत सारे मतलब ऐसे अप्लाइंसेस हैं, बहुत सारे ऐसे अप्लाइंसेस हैं जिसमें जो है विद्युत मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कार्य होता है कि वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो विद्युत मोटर का सिद्धांत है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अगर हम ध्यान से देखें, जो अभी हम पढ़ के आए थे फ्लेमिंग का रूल, अभी हम देख के आए थे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये जो हमने देखा था, तो अभी इसको ध्यान से देखते हैं। वो 3 चीज़ें बताती थी कि विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करती है। ठीक है, विद्युत मोटर किस चीज़ का उपयोग करती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का। किस प्रकार, जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को, ठीक है, धारावाही मतलब जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, आयताकार कुंडली मतलब इस प्रकार से कोई लूप ले लेते हैं, मान लो हम इस प्रकार से कोई लूप ले ली आयताकार। ठीक है, कैसी ले ली हमने, ऐसे आयताकार कोई लूप हमने ले ली। ठीक है, अब इस आयताकार लूप को, आयताकार कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर एक बल आरोपित होता है, क्या होता है, बल आरोपित होता है। मैंने अभी बताया था, जब आप ऐसी जो है वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप उसको रख दोगे किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर एक बल लगेगा, वो और उस बल के कारण वो क्या हो जाएगी, निरंतर घूमना स्टार्ट कर देगी, घूर्णन करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो जिससे जो है विद्युत ऊर्जा किस में
रूपांतरित हो जाती है यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आपको देखनी है। उसके बाद विद्युत मोटर की संरचना क्या है, इसको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि डायग्राम आपको पेपर में बनाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक विद्युत रोधी तार है। ठीक है, एक वायर हमने ले ली, ये एक वायर है, इसको ध्यान से आप देखो। ठीक है, आयताकार आपको एक कुंडली दिखाई दे रही होगी, ये जो वायर, हमने एक आयताकार जो है तार ले ली। ठीक है, एक आयताकार कुंडली ले ली, जिसको हमने ABCD नाम रख दिया, ABCD, जो कि एक नरम लोहे के ऊपर लपेटी जाती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं आर्मेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आर्मेचर। जो ध्यान से दोबारा देखो, आर्मेचर क्या, आर्मेचर है कि एक वायर, विद्युत रोधी वायर, जिसके अंदर से हम विद्युत को पास कराएंगे, उस वायर को, आयताकार शेप की उस वायर को, कुंडली को हमने रख दिया, कहाँ पे रख दिया, दो चुंबक के बीच में रख दिया, और इसको हम बोलेंगे आर्मेचर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि और क्या क्या जरूरत पड़ती है इसमें। दो प्रबल चुंबक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमने एक चुंबक ये ले लिया, एक चुंबक ये लिया, तो दो चुंबक हमने इसमें जरूरत पड़ती है। तो दो ध्रुवों के बीच उसको आर्मेचर को रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद है विभक्त विलय या दिक् परिवर्तक। अब ये विभक्त विलय या दिक् परिवर्तक क्या होता है? ठीक है, आप यहाँ अगर ध्यान से देखो, ये जो है, ये लूप आपको दिखाई दे रही होगी, इसको बोलते हैं विभक्त विलय। ठीक है, विभक्त का मतलब क्या होता है, स्प्लिट, और विलय का मतलब होता है लूप। लूप बोलो या फिर इसको रिंग भी बोलते हैं। ठीक है, विभक्त का मतलब होता है स्प्लिट, स्पेलिंग ठीक कर लेते, स्प्लिट, SPLIT, स्प्लिट रिंग। विभक्त विलय का मतलब होता है स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का क्या मतलब है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। इस प्रकार से मान लो एक पूरी की पूरी लूप है, रिंग है, और स्प्लिट का मतलब है उसको दो भाग में स्प्लिट कर दिया है। तो इसको अगर हम मान लो ये है आपकी रिंग, और इसको यहाँ से और यहाँ से हम स्प्लिट कर दें। ठीक है, क्या कर दें, स्प्लिट कर दें, तो ये कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। किस प्रकार की बन जाएगी, इस प्रकार की बन जाएगी। ठीक है, और ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ गैप है ना, ये गैप है ना इधर। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप इधर डायग्राम में अगर देखोगे, डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, मैं इसको अगर येलो कलर से आपको दिखाऊं, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये और एक ये दो प्रकार की आपकी विभक्त विलय है। ठीक है, इनको हम देखेंगे कि क्या है ये, क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इधर आप देख रहे हो ये वाला जो पोर्शन है एक्स और वाई, और एक ये पोर्शन इधर है, ये जो है ये है ब्रश, इनको बोलते हैं ब्रश। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको ध्यान देनी है, पहली विभक्त विलय और दूसरी आपकी ब्रश। तो इस डायग्राम में ये दो चीज़ें और आपको याद रखनी है, इनका कार्य क्या क्या है ये भी हम देखेंगे। तो विभक्त विलय को एक प्रकार से दिक् परिवर्तक भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम दिक् परिवर्तक है, और एक आपकी ब्रश। ठीक है, तो दो आपको कार्बन की ब्रश लेनी पड़ती हैं, एक्स और वाई। ठीक है, और एक आपको बैटरी का इस्तेमाल, एक आपको बैटरी की जरूरत पड़ती है, तो ये चीज़ें आपको लेनी पड़ती हैं। ठीक है, जब भी आपसे विद्युत मोटर की संरचना पूछे तो क्या क्या चीज़ें हैं एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक आर्मेचर लेना पड़ेगा। ठीक है, आर्मेचर मतलब एक वायर लेनी पड़ेगी, आयताकार शेप की कुंडली उसकी जो है शेप होगी। दो आपके होंगे क्या, चुंबक होंगे। ठीक है, जिनकी चुंबकीय जो क्षमता है अधिक होगी, एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ। इस प्रकार से आप दो चुंबक रख दिए। ठीक है, दो चुंबक के बीच में आपने आर्मेचर को रख दिया। आर्मेचर को आपने कनेक्ट किया किससे, दो विभक्त विलय से। ठीक है, जिसको स्प्लिट रिंग हम बोल रहे हैं, और जो स्प्लिट रिंग है वो कनेक्टेड है आपकी ब्रश से। किस चीज़ से कनेक्ट है, ब्रश से। ठीक है, अब क्या होगा, ये तो होगी इसकी संरचना, उसके बाद आती है इसकी वर्किंग की, काम कैसे करता है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना है और समझना है। ठीक है,
समझना, एक बार समझना है, उसी से आपको जो है जनरेटर भी समझ में आ जाएगा और मोटर भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम ध्यान से देखते हैं कि ये तो हो गया आपका मैग्नेट्स, और मैग्नेट है तो जाहिर सी बात है इनकी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, और उस चुंबकीय क्षेत्र के हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है, एक चालक रखा हुआ है, एक तार रखी हुई है जिसके अंदर से करंट जो है प्रवाहित हो रहा है। सॉरी। तो हमने दो चुंबक के बीच में एक चालक रखा है जिसके अंदर से विद्युत प्रवाहित हो रही है, और हमने देखा था कि जो मैरी एम्पियर थी उन्होंने बताया था कि अगर आप इस प्रकार से किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई विद्युत प्रवाहित चालक को रखते हो तो उसके ऊपर एक प्रकार से बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है। अब हम लेफ्ट हैंड रूल को फॉलो करते हैं। फिर लेफ्ट हैंड रूल क्या था कि अगर इस दिशा में जो है, इस दिशा में ध्यान से देखो, किस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में अगर आपका चुंबक का क्षेत्र है, इस दिशा में क्यों है? क्योंकि इधर नॉर्थ है ना, इधर नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है। तो आपको पता ही है कि नॉर्थ पोल से जो है साउथ पोल की तरफ जो है क्या जाती हैं, आपकी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जाती हैं। तो मान लो ये डायरेक्शन हमने मान ली किस चीज़ की, ये मान ली हमने विद्युत क्षेत्र में रेखाओं की। तो अगर आप ध्यान से अपना लेफ्ट हैंड में इसकी तरफ अपनी तर्जनी उंगली को करते हो और फिर आप देखते हो कि मान लो ये करंट किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है। फिर आप देखते हो कि करंट अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रहा है, इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में जो है आपका करंट जा रहा है, इस दिशा में अगर आपकी जो है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो जो ये शेफ्ट है, ये वायर है, किस तरफ जाएगी? ऊपर की ओर। ये वाला जो हिस्सा है इसका वायर का, ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये वाला अगर हिस्सा आप ध्यान से देखोगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट करेगा, ये ऊपर, ये वाला फिर नीचे। ठीक है, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, इस प्रकार से घूमना स्टार्ट कर देगा। अब जाहिर सी बात है, वायर पूरी घूम रही है तो ये भी घूमेगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर घूमा तो जाहिर सी बात है सारी वायरें आपस में एक दूसरे के साथ उलझ जाएंगी। तो इसलिए क्या किया जाता है, इन वायर को जोड़ा जाता है स्प्लिट रिंग के साथ। इनको जोड़ा जाता है किसके साथ? स्प्लिट रिंग के साथ। ठीक है, मतलब विभक्त विलय के साथ जो है वायर जुड़ी हुई होती हैं, और जो ये विभक्त विलय हैं, कार्बन की जो ब्रश हैं उनके साथ जुड़ा नहीं होता, बल्कि केवल स्पर्श कर रहा होता है, टच, केवल स्पर्श किया होता है। तो केवल ये रिंग और ये आपकी जो वायर है, ये वाली जो रिंग, ये कुंडली है, और आपकी जो ये आधी दो रिंग हैं, ये आपस में घूमती रहती हैं, और जो ब्रश है वो इनके साथ केवल टच में रहता है। और जैसे ही घूमना स्टार्ट कर देती है उसमें जो है ये क्या है, ये हमको केवल इधर से क्या आ रहा है, इधर से करंट क्या है, करंट कहाँ से आ रहा है, इसमें वायर में करंट आ रहा है कार्बन की ब्रश से। कार्बन की ब्रश क्योंकि इस रिंग के साथ टच में है तो इसमें करंट जा रहा है, और इसमें करंट जा रहा है तो आपकी वायर में करंट जा रहा है। तो करंट तो जा रहा है ऐसे, ठीक है, और उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। तो मोटर में यही होता है, जैसे ही हम करंट देते हैं ये घूमना स्टार्ट कर देता है। दोबारा से देखो ध्यान से, इसको एक बार और देखो, एक बार और इस चीज़ को समझो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है कि जैसे ही हमने, ये हमारे पास बैटरी है, बैटरी से हमने विद्युत दी, विद्युत गई आपकी साइड में लगे हुए दो ब्रश में। ब्रश है आपकी एक्स ब्रश और वाई ब्रश, ये कार्बन की बनी हुई होती है। इनमें करंट फ्लो हो रहा होता है, प्रवाहित हो रहा होता है। ये कार्बन की ब्रश दोनों विभक्त विलय हैं जो आपकी स्प्लिट रिंग्स है उनके साथ स्पर्श में होती हैं, जुड़ी हुई नहीं होती हैं, केवल स्पर्श में होती हैं।
अब ये क्या करती हैं, ये करंट किस में भेज देती हैं, इन रिंग में भेज देती है, और रिंग से जो करंट है वो वायर में चला जाता है, तार में चला जाता है, चालक में चला जाता है। अब जैसे ही इस चालक से करंट फ्लो करता है, प्रवाहित करता है, और क्योंकि ये दो मैग्नेट के बीच में रखा हुआ है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक बल लगता है, और बल लगने के कारण इसका ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर जाता है और ये वाला हिस्सा नीचे की ओर जाता है, और इस प्रकार से ये ऊपर ये नीचे ऊपर नीचे, और इस प्रकार से ये घूमना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार से जो मोटर है वो करंट देने पर घूमना स्टार्ट कर देती है। तो ये होती है विद्युत मोटर का क्या वर्किंग होती है, कार्य कैसे करती है। तो विद्युत मोटर की जो कार्य विधि है वो आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट है, जैसे ABCD में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो AB और CD दो उसके जो साइडें हैं वो कैसे घूमेंगी, ठीक है। इनके ऊपर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बाम हस्त नियम लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये सारे इसके पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे और लिख के भी आने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं कि किस प्रकार से जो है आपकी मोटर कार्य करती है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि जो व्यावसायिक मोटर होती है, व्यावसायिक मतलब जो कमर्शियल मोटर्स होती हैं, जिसमें शक्ति ज़्यादा की आवश्यकता, मोटर की शक्ति ज़्यादा चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, हम तो ऐसी स्थिति में एक तो करते हैं कि जो स्थायी चुंबक हमने ले रखे थे उनकी जगह पे हम विद्युत चुंबक लेते हैं, क्योंकि विद्युत चुंबक की जो पावर है वो अधिक होती है। मैग्नेटिक पावर जो चुंबकीय है उसकी शक्ति होती है वो अधिक होती है, तो हम विद्युत चुंबक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है कि जो कुंडली के फेरे हैं उनकी संख्या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जो लूप हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जितनी बार उनकी जो फेरे होंगे, उनकी लूप होगी, उतनी ही ज़्यादा जो है वो तेज़ी से घूमेगा। तो सेकंड ये है, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है कि जो कुंडली है वो नरम लोहे के ऊपर लपेटी जाती है, और नरम लोहा जिस पर कुंडली लपेटी जाती है, कुंडली के दोनों को मिलाकर, मतलब उस नरम लोहे को और उस कुंडली पे जो लपेटा हुआ है वायर, उन दोनों को मिला के उनको बोलते हैं हम आर्मेचर। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और एक पॉइंट ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो मानव शरीर होता है या मस्तिष्क होता है मानव का, उसमें भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। ये भी हमको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं दिक् परिवर्तक। दिक् परिवर्तक होता है जो दिशा को बदलता है, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो हमने विभक्त विलय पढ़ा था, ये वाला जो विभक्त विलय, ये विभक्त विलय एक प्रकार से क्या होता है, दिक् परिवर्तक होता है, मतलब दिशा को बदलता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जब ये रिंग आपस में घूमती है, ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, ये क्योंकि इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है, इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ही ये वाली जो साइड है घूम के जब इस साइड आएगी, तो क्योंकि इसमें तो उस साइड करंट फ्लो हो रहा था है ना, तो अब यहाँ आ जाएगी तो जाहिर सी बात है इसमें इस साइड करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो ये करंट की दिशाओं का गेम है, ठीक है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये दिक् परिवर्तक लगा होता है, जो दिशा को कंट्रोल करता है, करंट की जो दिशा है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इसीलिए इस विभक्त विलय को जो है दिक् परिवर्तक भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरक। ये क्या हो, प्रेरण, ये क्या होता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक मोटर का उल्टा है। अगर हम देखें इलेक्ट्रिक मोटर में, अभी हमने विद्युत मोटर में क्या देखा था, विद्युत मोटर में हमने देखा था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखते हैं जिसके अंदर से विद्युत प्रवाहित हो रही है, तो वो घूमने लगता था। जबकि विद्युत चुंबकीय प्रेरक में उल्टा है कि
कोई भी आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप किसी भी चालक को घुमाना स्टार्ट कर दो, खुद से घुमाना स्टार्ट कर दो, तो उसके अंदर करंट आने लगता है, उसके अंदर करंट जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? करंट। ठीक है, उसमें क्या था, करंट देने के बाद आपकी वस्तु घूम रही थी। इसमें क्या है, आप चुंबकीय क्षेत्र में वस्तु को घुमाओगे और घुमाने से उसके अंदर करंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरक। अगर आप ध्यान से देखो तो 3 प्रकार के डायग्राम बनाए गए हैं। पहला डायग्राम है मोशन, मतलब ये जो लूप है, जिसके अंदर ये जो लूप है, चालक है, इसको अगर आप घुमाना स्टार्ट करोगे, इस प्रकार से घुमाना स्टार्ट कर दोगे, तो घुमाने से क्या होगा, क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ ये देख रहे हो, ये मैग्नेट है, और मैग्नेट का ये क्या है, ये वाले पार्ट क्या है, ये इसके मैग्नेट का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब आप किसी वायर को इस प्रकार से घुमाओगे, किसी चालक को इस प्रकार से घुमाओगे, तो क्या होगा, उसके अंदर करंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसके अंदर? करंट। ठीक है, तो ये हो गया। एट रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो इसके अंदर से कोई करंट नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लूप को घुमाओगे ही नहीं चुंबकीय क्षेत्र में, तो इसके अंदर कोई करंट नहीं आएगा। तो गैल्वेनोमीटर देख रहे हो 0 पे है, और इसमें गैल्वेनोमीटर क्या है, बड़ा हुआ है। तीसरे में क्या हो कि मान लो आप उस वस्तु को दूसरी दिशा में घुमाना स्टार्ट कर देते हो, तो जब आप देखोगे कि दूसरी दिशा में घुमाने पे जो करंट की दिशा है वो बदल जाती है। ठीक है, इधर आ गया ना, पहले इधर था, नहीं घुमाओगे तो बीच में रहेगा 0 पे, और दिशा बदल दोगे तो यहाँ पर दिशा बदल जाएगी करंट की। ठीक है, तो ये है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा क्या होती है, प्रेरित होती है, उसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में बोलें तो जब भी किसी चालक को किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, उसका घूर्णन करते हैं, तो उस चालक में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इसको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में बताया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट था, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। फैराडे की इस खोज के अनुसार क्या है, फैराडे ने बोला था, किसी गतिशील चुंबक का उपयोग किस प्रकार विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। इसने वैज्ञानिक क्षेत्र को एक नई दिशा प्रदान की। ठीक है, तो ये चीज़ है एक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको जो है याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि गतिशील चुंबक से विद्युत धारा बनाने की क्रियाकलाप का निष्कर्ष। तो कहने का मतलब है, जब चुंबक को कुंडली की तरफ लाया जाएगा, मान लो कोई चुंबक को हम कुंडली की तरफ लेके आ रहे हैं, तो गैल्वेनोमीटर में क्षणिक विक्षेपित विद्युत धारा की उपस्थिति को इंगित करता है। मतलब जैसे ही हम चुंबक को कुंडली के पास लेके आते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में जो है विद्युत धारा दिखाई देने लग जाती है कि विद्युत धारा है कुंडली के अंदर। और जब चुंबक को कुंडली के निकट स्थित अवस्था में रखा जाता है, मतलब निकट उसके रख दिया है और उसको हम हिला नहीं रहे हैं, तो कोई विक्षेपण नहीं होगा। लेकिन चुंबक को हम एकदम से दूर लेके जाने लगते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण दोबारा से होगा, लेकिन वो पहले जो ऐसा था उसके विपरीत होगा। हम सेम बात ये कह रहे हैं। ठीक है, कि लूप के पास अगर हम मैग्नेट को लेके जा रहे हैं तो भी गैल्वेनोमीटर में करंट दिखेगा, लूप से दूर अगर लेके जा रहे हैं तो भी गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं, दूर लेके जाएं, इधर देखो ये दूर लेके जा रहे हैं तो भी करंट दिखेगा, लेकिन विपरीत दिशा में दिखेगा। और केवल पास के रख दिया है तो भी क्या है आपका, तब कुछ नहीं दिखेगा। अगर रख दिया है तो कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। दोनों चीज़ें, अगर हम मैग्नेट को भी लेके जा रहे हैं तो भी करंट जनरेट हो रहा है, मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं तो भी करंट जनरेट हो रहा है, अगर हम लूप को घुमा रहे हैं तो भी करंट जनरेट हो रहा है।
तो कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार से किसके विपरीत है, जनरेटर के विपरीत है और मोटर के विपरीत है। हमने देखा था इलेक्ट्रिक मोटर में करंट देने पे चीज़ घूमती थी और जो जनरेटर होता है उसमें जो है घुमाने पर करंट जनरेट होता है। जनरेटर में यही होता है ना कि हम मान लो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम मोटर घुमाते हैं और मोटर घूमने से जो है करंट जनरेट होता है। ठीक है। उसके बाद है कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। गैल्वेनोमीटर एक प्रकार से है जो विद्युत धारा की उपस्थिति को संसूचित करता है, कि बताता है कि जो है करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है नहीं हो रही है, और साथ ही ये विद्युत धारा की दिशा को भी बताता है। ठीक है, दोनों काम ही करता है। उसके बाद है फ्लेमिंग। ये फ्लेमिंग नहीं है, ये फ्लेमिंग है। ठीक है, इसको कर लेना फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है? ध्यान से देखोगे, अगर अंगूठा गति बता रहा है कि किस दिशा में गति हो रही है या किस दिशा में जो है वस्तु गति कर रही है, और आपकी मिडल फिंगर है जो मध्यमा है वो बता रही है कि विद्युत धारा की दिशा कौन सी है, और जो तर्जनी है वो बता रही है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है। तो आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बताता है 3 चीज़ें। पहली चीज़ गति किस दिशा में है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा कौन सी है, और तीसरे बताता है आपका विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। और तीनों ही ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे है। ठीक है, तो ये आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है जो आपको याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं विद्युत जनित्र की। जनित्र होता है जनरेटर, जिसको आप इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हो। जैसे हमने देखा था विद्युत मोटर में विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता था। इसमें विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल विपरीत होता है किस चीज़ के, विद्युत मोटर के। ठीक है, अब इसका जो सिद्धांत है इसको हम समझते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है। जो अभी हमने देखा था, जो कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल था, जो चीज़ें बताता था कि किस दिशा में गति हो रही है, किस दिशा में जो है चुंबक के क्षेत्र की दिशा है, और कौन से दिशा में जो है करंट प्रवाहित हो रहा है, ये उसी हिसाब से चलता है जो कि माइकल फैराडे ने बताया था। माइकल फैराडे ने क्या बताया था? माइकल फैराडे ने बताया था कि जब गति हो रही होती है किस चीज़ में, आपके चुंबकीय क्षेत्र में जब गति हो रही होती है, तो उस वक्त उस लूप में क्या जनरेट हो जाता है, करंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी संरचना देखेंगे विद्युत जनरेटर की, तो ये 2 प्रकार की संरचना इसकी होती है। ये होती है 2 प्रकार की इसकी संरचना होती है। एक होता है आपका एसी जनरेटर, जिसको आप बोलते हैं। एसी जनरेटर का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, या इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र। ठीक है, और एक होता है आपका डीसी जनरेटर, जिसको आप डायरेक्ट करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट जनरेटर। अब ये कौन सा होता है? ये होता है आपका दिष्ट धारा जनरेटर। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें, दोनों में अंतर समझेंगे कि दिष्ट धारा जनित्र में और प्रत्यावर्ती जनरेटर में, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है और प्रत्यावर्ती जो है आपका जनित्र क्या है। और फिर देखेंगे हम जो है दिष्ट जनित्र के बारे में देखेंगे। सेम टू सेम इसका डायग्राम आप अगर आप देखोगे तो वैसा ही है जैसा हमने आपका विद्युत मोटर में पढ़ा था। 2 आपके क्या लिए गए, संरचना लगभग सेम है कि 2 आपके लिए गए हैं क्या, 2 लिए गए हैं आपके चुंबक।
दो चुंबक के बीच में आपका लिया गया है आर्मेचर लिया गया है, ये ध्यान से देखोगे तो वैसा ही आयतन शेप का एक आर्मेचर लिया गया है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस है वो ध्यान से देखोगे तो ये डिफरेंस है, ये इधर अगर ध्यान से देखोगे और इधर डीसी में जब आप इधर ध्यान से देखोगे तो अंतर है। ये जो होती हैं ये रिंग्स पूरी की पूरी गोल होती हैं। अगर आप देखोगे ये वाली R1 रिंग है और ये R2 जो रिंग है, अगर आप ये इधर देखोगे और ये इधर देखोगे, दोनों जो रिंग हैं वो पूरी की पूरी गोल हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये रिंग बीच से इधर से कटी हुई है, इधर से बीच से क्या हुआ है, टूटी हुई है। अगर ध्यान से देखो तो ये स्प्लिट, ठीक है। तो ये जो रिंग्स हैं, ठीक है, ये जो वलय हैं आपके वलित हैं, ये तो होते हैं आपके स्लिप रिंग बोलते हैं इनको, ठीक है। जबकि ये वाली इनको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, जो हम इलेक्ट्रिक मोटर में भी पढ़ गए हैं, स्प्लिट रिंग, ठीक है। और स्प्लिट रिंग को दिक् परिवर्तक भी बोलते थे हम, आपने देखा होगा। तो स्प्लिट रिंग का काम होता है कि दिशा को बदल देते हैं, दिशा को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं बार बार। और ये क्या कर देते हैं, एक ही दिशा में आपका करंट जो है फ्लो करेगा। तो इसलिए इसको बोलते क्या है, दिष्ट पर क्या बोलते हैं, दिष्ट विद्युत धारा भी बोलते हैं। दिष्ट विद्युत धारा मतलब जो एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है करंट विद्युत, इसलिए इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। और ये होता कैसे है, जब आप स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो तब आपका क्या होता है, आपका ये डायरेक्ट करंट। और इसी वाले में अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती जो धारा होती है उसमें क्या होता है, उसमें हम दो रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें दो रिंग्स का इस्तेमाल करने से जो आपकी विद्युत धारा की दिशा है वो बदलती नहीं है, बल्कि वो बदलती है, हर चक्कर में बदलती है। मान लो अभी ये इधर है, ठीक है, इस दिशा में करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान से अगर आप देखोगे, मान लो इस दिशा में जो है करंट फ्लो हो रहा है, और इस वाली आर्म में, इस वाली भुजा में इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे ही ये भुजा घूमते घूमकर जब इधर आएगी तो इसमें की जो करंट की दिशा है वो बदल जाएगी। तो हर चक्कर में इसमें करंट की दिशा बदलती है, जिसकी वजह से इसको एसी इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, या इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र। जबकि ये वाला जो है, जो डीसी इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इसमें हम स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल करते हैं, विभक्त वलय का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, ये इसकी दिशा को परिवर्तित करती रहती है, बदलती रहती है, जिससे हमको एक ही प्रकार का करंट मिलता है, एक ही प्रकार की दिशा में करंट जो है मिलता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये जैसे जैसे ये इसकी आर्म्स हैं, भुजा हैं, ये बदल रही हैं, इधर की उधर आ रही है, उधर की इधर आ रही है, तो उससे करंट की दिशा बदल रही है। तो ये क्या कर देते हैं, इस करंट की दिशा को सीधा कर देते हैं। कौन कर देता है? स्प्लिट रिंग, ठीक है। तो ये होता है। अगर हम इसको और भी ध्यान से देखें तो इसको पढ़ो, जैसे विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के कुछ लाभ भी होते हैं। वो लाभ क्या है कि जो दूर के स्थानों में जब हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी होती है, ठीक है, जब भी आप देखोगे कि आपको एक शहर से दूसरे शहर तक आपको इलेक्ट्रिसिटी लेके जानी है, वायर के थ्रू लेके जाते हो आप, खंभों के थ्रू। तो वायर के थ्रू जब आप लेके जाते हो तो उनमें जो करंट फ्लो हो रहा होता है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ठीक है, वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि अधिक ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ठीक है। ऊर्जा का जो लॉस्ट है, जो आपकी ऊर्जा क्षय होती है, कम होती है, वो बहुत कम मतलब बहुत कम है जो नुकसान होता है, अधिकतर पहुंच जाती है। जबकि प्रत्यावर्ती धारा की अगर हानि की बात करें तो ये है कि इसको संचित नहीं किया जा सकता, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। स्टोर करना है तो आपको वो डीसी में ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट करंट के रूप में करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं दिष्ट धारा। और जो दिष्ट धारा जनरेटर है वो क्या है,
इसमें दिष्ट धारा जनरेटर में हम क्या करते हैं, विभक्त वलय का प्रयोग करते हैं। विभक्त वलय के प्रयोग करने का मतलब है कि एक प्रकार का दिक् परिवर्तक होता है, दिशा को परिवर्तित कर देता है, और हमको जो बाद में करंट मिलता है वो एक ही दिशा में मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार के दिक् परिवर्तक से एक ब्रुश सदैव ही उसकी भुजा के संपर्क में रहता है। ये ब्रुश है, तो ब्रुश सदा ही उसकी भुजा के संपर्क में रहता है। इस व्यवस्था से एक ही दिशा में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के जनरेटर को दिष्ट धारा जनरेटर कहते हैं या डायरेक्ट करंट जनरेटर कहते हैं। ठीक है, तो आपको इन दोनों के बीच में अंतर पता होना चाहिए, कौन कौन सा, एसी जनरेटर और ये है आपका डीसी जनरेटर। ठीक है, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और ये इनकी संरचना है। संरचना में क्या क्या है, वही सेम चीज़ें हैं। स्थायी चुंबक लेना है, ठीक है, आर्मेचर लेना है, वल्ले लेना है। ठीक है, और अगर आप एसी वाला ले रहे हो तो 2 रिंग लेनी पड़ेगी आपको, R1 और R2। ठीक है, और अगर आप डीसी वाला ले रहे हो तो डीसी वाले में क्या करना है, डीसी वाले में आपको जो रिंग है वो लेनी है टूटी हुई, मतलब आधी अलग आधी अलग एक ही। उसके आपको 2 ब्रश भी लेनी है दोनों में। ठीक है, और ये सब आपको लेना है। गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल भी करना है, जिससे आप जो है करंट की दिशा को आप बता सको। तो ये सब चीज़ें आपको लेनी है। इसकी अगर हम कार्यविधि की बात करें तो कार्यविधि आप इस तरीके से इसके पॉइंट बना के इनको लिख सकते हो, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद फ्लेमिंग राइट हैंड का जो इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी इसमें बता सकते हो। ठीक है, और इस प्रकार से कुछ 7-8 पॉइंट आप इसकी किस में लिख सकते हो, कार्यविधि में लिख सकते हो, वर्किंग में लिख सकते हो। एसी करंट और डीसी करंट और जनरेटर के बाद हम बात करते हैं कि जो घरेलू विद्युत परिपथ होते हैं, हमारे घर के अंदर जो वायर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो इसमें मेनली हम 3 प्रकार की तारों का इस्तेमाल करते हैं। पहली हम इस्तेमाल करते हैं विद्युन्मय, जिसको आप धनात्मक बोलते हो, मतलब पॉजिटिव, ये लाल रंग की होती है। ठीक है, दूसरी जो इस्तेमाल करते हैं जिसको आप ऋणात्मक बोलते हो, ठीक है, या उसको उदासीन तार भी बोलते हैं, उसका जो आवरण होता है वो काली वायर होती है, एक लाल होती है, काली होती है। तीसरी होती है जो अर्थिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। अर्थिंग के लिए जिस वायर का इस्तेमाल किया जाता है वो आपकी हरी होती है। तो घर में आप 3 ही प्रकार की जो वायर का जर्नली इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जर्नली, ठीक है, नॉर्मली आप 3 प्रकार के इस्तेमाल करते हो। बाकी ऐसा नहीं है कि ब्लू का इस्तेमाल नहीं होता है या येलो का इस्तेमाल नहीं होता है। नॉर्मली की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मली 3 प्रकार की वायर का इस्तेमाल किया जाता है। लाल जो होती है वो आपकी धनात्मक होती है, ब्लैक जो होती है वो आपकी ऋणात्मक होती है, जिसको उदासीन भी बोलते हो, और हरी जो होती है, जो अर्थिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो आपकी हरी होती है। अर्थिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि कई बार क्या हो जाता है, जो विद्युत आघात, मतलब शॉर्ट सर्किट्स वगैरह, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम भूत संपर्क तार का इस्तेमाल करते हैं, अर्थिंग की वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम इंडिया में अगर हम देखें तो नॉर्मली जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का, जो विभवांतर होता है इंडिया में, वो लगभग 220 वोल्ट होता है। ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद लघुपतन क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि कई बार क्या हो जाता है, अचानक से बहुत अधिक करंट आ जाता है। ठीक है, अति भारण हो जाता है। अति भारण का मतलब क्या होता है, अति भारण का मतलब होता है ओवरलोड। ठीक है, ये वाला वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि ओवरलोड हो गया था करंट। तो ओवरलोड का मतलब अति भारण। अति भारण जब ओवरलोड हो जाता है करंट का, तो कई बार क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, लघु पतन हो जाता है। ठीक है, तो जैसे इधर लिखा भी हुआ है कि अतिभारण क्या होता है। अतिभारण है जब विद्युत तार की क्षमता से ज़्यादा विद्युत द्वारा खींची जाती है, मतलब जितनी तार की क्षमता होती है उससे अधिक अगर आपका करंट फ्लो कराया जाएगा तो क्या होगा, आपका अतिभारण हो जाता है। ठीक है, तो अतिभारण के बारे में आपको पता होना चाहिए। अतिभारण के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि जो है अचानक से जो है अधिक वृद्धि हो जाए वोल्टता में।
ठीक है, अधिक वोल्ट का जो करंट है वो आ जाए, उसमें फ्रीज हो जाए, तो भी ऐसा होता है, तो भी अति भारण हो सकता है। दूसरा क्या है कि आपके अधिकतर होते हैं अप्लाइंसेस जो घर में, जैसे फ्रिज है, टीवी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी है कि एक ही सॉकेट के अंदर आप कई सारी जो है मशीनें लगा देते हो कि उसी में आपने जो है हीटर चला दिया है, उसी में आपने गीज़र चला दिया है, उसी सॉकेट में आपने टीवी भी चला दिया। तो जब एक ही सॉकेट के अंदर बहुत सारे अप्लाइंसेस लगा दिए जाते हैं तो भी अति भारण हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। सुरक्षा की विधियाँ क्या हैं? विद्युत फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो आजकल जो है, पहले किया जाता था फ्यूज़ का इस्तेमाल, आजकल जो है एमसीबी का इस्तेमाल किया जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। और एक तरीका है आपका क्या, भूतार संपर्क, अर्थिंग की वायर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो एक तो आप इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि पुराने टाइम में होता था, अब कम होता है। अब इस्तेमाल जो होता है वो होता है एमसीबीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, जिसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। जैसे ही करंट एकदम अधिक हो जाता है तो वो एमसीबी नीचे गिर जाती है, ठीक है, और कनेक्शन कट जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो अप्लाइंसेस हैं घर में, जितने भी आपके विद्युत साधित्र हैं, वो बच जाते हैं ख़राब होने से। और या फिर आप अर्थिंग की वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये है आपका पूरा का पूरा चैप्टर। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझने वाली चीज़ है आपकी, एक तो जनित्र और आपका विद्युत मोटर। ठीक है, वो दोनों चीज़ें आपको बड़े अच्छे से समझनी है। और ये चैप्टर इतना ही है। इसके बारे में इसकी फिर एक थर्ड वीडियो और हम बनाएंगे, जिसमें हम इसका रिवीजन करेंगे। अभी के लिए इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू, गुड नाइट।